बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिटिकल आई के एक खसूसी पॉडकास्ट में आपको वेलकम करते हैं। आज बात होगी एक ऐसी सियासी शतरंज की जिसकी बिसात पर मोहरे इंसान थे और खेलने वाले दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतें। 19वीं सदी में शुरू होने वाला ये खेल सिर्फ रूस और बरतानिया के दरमियान नहीं था। ये खामोश जंग थी, नजरियात, सरहदों और असर रसूख की। और इसके बीचों बीच दो जमीनें ऐसी थीं जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया, अफगानिस्तान और चीन। अफगानिस्तान वो सरजमीन जो कभी मुकम्मल फतह ना हो सकी, और चीन वो तहजीब जो हजारों सालों से दुश्मनों को खामोशी से परखती आई है। आज दी ग्रेट गेम के उन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे कि ये खेल किस तरह अफगान अवाम की किस्मत पर असरअंदाज हुआ और कैसे चीन ने इस गेम के साय में अपना मुस्तकबिल सोचा। क्या ये खेल खत्म हो गया है या आज भी किसी और शक्ल में जारी है? आज इसी पे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सईदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, फैसल ये साहब, ग्रेट थैंक यू। गेम जो है इसका असली मकसद क्या था और इसमें अफगानिस्तान का सेंट्रल रोल क्यों था? फैसल साहब, आपने जिस मौजू पर आज दावत दी है तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मौजू है, बेशक और बेशक। ख़ासकर हमारे नौजवानों के लिए और उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए आपने अपने चैनल की वसातत से जो मुहिम शुरू की है, एक मुहिब्बुल वतनी के जज्बे के तहत, कि हमारे जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो उनको करंट अफेयर्स पर भी और जो हिस्टोरिकल जी, तारीख कनेक्शन पे है ग्रिप होनी जरूरी है। बिल्कुल। जनूबी एशिया में, तो उनको सेंसिटाइज करें। तो इसमें सर जो आपने बात की है कि चीन का जो यानी एक ऐसा किरदार कि ये हमारे लिए एक मॉडल है, हाँ। क्योंकि एक चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरना और फिर एक मुकाम हासिल करना, बेशक। तो हमारे लिए तो बिल्कुल एक लर्निंग सब्जेक्ट है, हाँ। पाकिस्तानियों के लिए और हमारे नए नस्ल के लिए। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि जो ग्रेट गेम की आपने बात की, तो ये जो दो पावर्स थी, इम्पीरियल पावर्स थी, और एक इम्पीरियल पावर जो है ज़ार रूस की शक्ल में थी और और दूसरी दूसरा जो बरतानिया। है जी जी। बरतानिया की शक्ल में। तो बेसिकली ग्रेट गेम उनकी जो तज़व्वुराती स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे और उनकी जो मफादात थे रियासती, उनके लिए खेला गया था, और उसको के लिए उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हाँ। इन्होंने जो यानी तरीक़ाकार, जो मैकेनिज़्म, जो डिप्लोमेटिक मिशंस के ज़रिए, जो जासूसी अदारों के ज़रिए, जो जियोग्राफर्स के ज़रिए, जो सर्वेयर्स के ज़रिए मुख्तलिफ फ्रंट्स पर जो है एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए, ताकि वो बाकायदा अपने प्लान बाकायदा करके एक इसको। प्लान जी जी। तरीके से वो की। हाँ। तो मैं अफ़गानिस्तान की तरफ आऊँगा। बेसिकली अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री अगर हम देखें, और हमें समझने की भी ज़रूरत है क्योंकि हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, बेशक। तो उसमें अफ़गानिस्तान ख़ुद भी एक मेन स्टेक होल्डर रहा था मुग़लों से पहले। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 1526 में जब बाबर फरगाना से आए, सेंट्रल एशियन स्टेट से, उज़्बेकिस्तान के एक वैली से, तो उनकी एनकाउंटर जो है वो इब्राहिम लोदी से हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई जो जी हम जी जी। जब उस पर बात करते हैं, तो अफ़गानिस्तान के जो हुक्मरान थे वो ख़ुद भी इस पूरे गेम में एक स्टेक होल्डर की हैसियत रखते हैं, और मुग़लों के साथ उनकी काफ़ी जो है यानी मुज़ाहमती जंगें हुई हैं। और फिर ख़ासकर मैं अफ़गानिस्तान, एक इंडिपेंडेंट अफ़गानिस्तान की बुनियाद जो है वो अहमद शाह अब्दाली या अहमद जी। शाह दुरानी ने रखी थी, जो 1747 में उन्होंने एक मुनज़्ज़म और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत पर दुनिया के नक्शे पर एक रियासत बने, जिसको आज अफ़गानिस्तान के नाम से जाना बिल्कुल। जाता है। इसमें काफ़ी जंगें हुई, 3 एंग्लो अफ़गान वार्स हुए। ये दो जो मैंने सुपर पावर्स उस वक्त के जो मेन स्टेक होल्डर थे, तो अफ़गानिस्तान बेसिकली
انگریزوں کی یہ برٹشرز کی یہ وہ تھی سب کنٹیننٹ سے کہ بفر اسٹیٹ جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ بنے اور روس کے ساتھ ان کی جو ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو افغانستان کو بفر اسٹیٹ بنایا گیا جی تو اس اسٹریٹجک پوزیشن سے ان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی اس پہ کیا اثر پڑا ہے؟ اس میں نے جو عرض کی ہے کہ بیسیکلی افغانستان کو دونوں قوتوں کی جانب سے یعنی سینٹرل ایشین کی طرف جب زاری روس نے امو دریاب تک اور پھر پنجدہ کے جو ترکمنستان کے ساتھ باؤنڈری ہے وہ انہوں نے جب اس پر تصرف حاصل کی اور اس طرف سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے برٹشر کی اپنی ایک اسٹریٹجی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ افغانستان کو ایز اے ملٹری مینز جو ہے انیکس کر لے سب کنٹیننٹ میں اور بفر اسٹیٹ جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ بن جائے. لیکن زاری روس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ بفر اسٹیٹ جو ہے وہ افغانستان ہونا چاہیے نہ کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس. تو اس میں کافی جنگیں لڑی گئی ہیں, 3 اینگلو افغان وارز لڑے گئے ہیں اور ان انگلو افغان وارز جو ہے ان میں تھوڑا سا میں اس لیے ذکر کرنا چاہوں گا جی پلیز کہ اس 3 انگلو افغان وار میں جو افغانستان کا جو کردار رہا تھا اپنی جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے دونوں امپیریل پاور کے درمیان, تو اس میں یہ تقریباً 1803 سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ معاہدہ گلستان جو رشنز اور پرشیا کے درمیان وہ یعنی جو گریٹ گیم شروع ہوئی تھی جہاں سے, اور پھر 1907 کے جو انگلو رشین کنونشن ہے اس سے جو یعنی یہ اس کے درمیان جتنے بھی امپائر رہے ہیں تو اس کی تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاریخی حوالے سے. ایک تو 1826 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دوست محمد خان جو ہے یہ بارکزئی ڈینسٹی کا اس سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد شاہ شجاع جو ہے فرسٹ انگلو افغان وار میں یعنی شاہ شجاع جو ہے انگریزوں نے امپلانٹ کیا تھا افغانستان میں. اچھا, انہوں نے امپلانٹ کیا تھا اپنے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے اور ان کو مینیورنگ کے ذریعے ان کو لابنگ کے ذریعے وہاں پہ بٹھایا گیا, تخت پر بٹھایا گیا, انہوں نے باقاعدہ لانچ کیا 1939 سے 1942 تک. یہ شاہ شجاع درانی کی جو ہے وہ ایک وہ ہے. اکبر خان جو ہے رہا ہے افغانستان کے رولرز میں, شیر علی خان رہا ہے, محمد یعقوب خان رہا ہے, عبد الرحمن جو ہے رہا ہے, امیر عبد الرحمن. تو اس میں جو یہ ایسی نہیں تھی, یہ بیسیکلی یہ 3 انگلو افغان وارز جو ہے امپوز کیے گئے تھے برٹش امپائر کی طرف سے, اور اس میں جو فرسٹ اینگلو افغان وار جو 1838 سے 1842 تک یہ لڑی گئی, تو اس میں جو ہے انگریز نے یہ کامیابی حاصل کی کہ وہ شاہ شجاع کو وہاں پہ تخت پہ بٹھا سکے. لیکن افغانیوں کی طرف سے جو مزاحمت ہوئی, ریزسٹنس ہوئی, اور ان کے تقریباً 4000 ان کے اپنے 4500 اپنے آرمی کی وہ اسٹرینتھ تھی, اور اس کے ساتھ دیگر جو سب کنٹیننٹ سے لوگ بھرتی ہوئے تھے, تو وہ واپس آئے. ان کو یعنی وہ وہاں پہ نہیں ٹھہر سکے. پھر اس دوران جو ہے معاہدہ پشاور جو ہے 1855 میں ہوتا ہے انگریزوں اور افغانیوں کے درمیان. پھر سیکنڈ ایک انگلو افغان وارز کا جو وہ ایرا ہے, تو اس میں بھی اس کے اثرات آپ نے پوچھا کہ افغانستان پر گریٹ گیم کی کیا اثرات ہیں. جی تو جو میجر اثرات تھے وہ معاہدہ گندمک کے بعد جو ہے, جو کہ 1879 میں یعنی سائن کیا گیا تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاہدہ گندمک. اچھا, گندمک جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ معاہدہ ہوا تھا. تو اس میں انگریزوں نے یہ اچیومنٹ کی کہ وہ افغانستان کے فارن پالیسی پر انہوں نے اپنے تسلط قائم کی, کیونکہ انہوں نے معاہدے میں یہ لکھا کہ وہ افغانستان کو مانیٹری پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ان کو کچھ سپورٹ دیں گے, جو ان کا طریقہ کار ہے, اور ان کی جو فارن پالیسی ڈائمنشن تھی, کیونکہ یہ بگ پاورز کی جو جنگ تھی, تو اس میں افغانستان نے گندمک معاہدے کے بعد یہ ایک اچیومنٹ کی ہے, اور یہ ابھی تک جو ہے یعنی افغانستان کے اس میں ایک اہم رول لگتا ہے. پھر 1883 میں جو ہے
ایک اور امپیکٹ جو افغانستان پر وہ پڑی وہ یہ تھی کہ ڈیورنگ لائن کی جو ایگریمنٹ تھی. اصل میں ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں اور جو میں نے تاریخ پڑھنے سے سیکھی ہے کہ جتنی بھی بگ پاور گیمز ہیں وہ یورپ میں ہوئے ہیں, یعنی سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار, تو اس میں جو گروپس بنے ہیں تو ان کے اپنے تصورات اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور ان کو اچیو کرنے کے بعد, ان اسٹریٹجک انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے بعد یہ لوگ اپنے آپس میں معاہدے کرتے ہیں اور پھر ریسیٹلمنٹ کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں پاورز جو ہے بندر بانٹ کی جاتی ہے باقاعدہ. اس میں جو پامیر کمیشن, باؤنڈری کمیشن آپ دیکھیے جو سان پیٹربرگ اور انگریزوں کے درمیان جو وہ گئی, ابھی سرزمین جو ہے آپ دیکھیں چین کی ہے اور افغانستان کی اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی ہے, بالکل. لیکن دونوں قوتیں جب بندربان کرتی ہے تو کیا وہ ان کی باؤنڈری ڈیمارکیشن جو ہے ان کے درمیان جو ہے یعنی ڈیسیژن ہوتے ہیں. تو پامیر باؤنڈری کمیشن کے یہ روس اور چین کے درمیان جو باؤنڈریز کھینچی گئی ہیں, اور ڈیورنگ لائن جو ہے یہ انگلینڈ اور جو رشین کے درمیان, ان تینوں میں یہ 3 سٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی پارٹیسپینٹس جو ہیں اس میں افغانستان, اس میں چین اور اس میں رشینز اور انگریز, یہ یعنی پامیر باؤنڈری کمیشن کا بھی حصہ رہے ہیں. اور یہ 1895 میں جو ڈیورنگ لائن کا معاہدہ ہے تو یہ بھی انگلو رشین معاہدہ, اور اس میں بھی افغانستان ایک سٹیک ہولڈر. تو اس میں جو برٹش اور رشین انٹیلیجنس کی ایکٹیویٹیز تھیں تو اس کا جو ہے افغانستان کی سوورینٹی پہ آپ کے خیال میں انہوں نے اس کو کس حد تک چیلنج کیا, افغان کی سوورینٹی کو؟ میں تو خیر اس کا ماہر نہیں ہوں, لیکن میری اپنی جو سمجھ ہے گریڈ گیم کی, جی کہ یہ گریڈ گیم بنیادی طور پر دونوں بگ پاورز, امپائرز, میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ دونوں پاور جو ہیں رشین امپائر اور برٹش امپائر, یہ آپس میں ان کے بلڈ ریلیشنز ہیں, یہ کزنز ہیں. اچھا, یعنی روس اور برطانیہ بھائی بھائی یہ اپنے درمیان, لیکن ان کی جو اسٹیٹ انٹرسٹ ہے دے آر ڈفرینٹ. یعنی اس بے تاریخ میں اگر دو ملاؤں میں جیسے مرغی حرام ہو جاتی ہے, ایگزیکٹلی, تو اس میں جو فل فلیج وار جب ہوتا ہے تو وہ ڈپلومیٹک مشن پہ بھی ہوتا ہے, انٹیلیجنس اداروں کے سطح پہ ہوتا ہے, اکنامیکل وار ہوتا ہے, سیاسی ہوتا ہے. تو یہ ایک فل فلیج وار تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جاسوسی اداروں کے علاوہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز دونوں بگ امپیریل پاورز کے تھے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تھے آمنے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گریٹ گیم تھی اس کے دوران افغانستان نے ایکٹیولی کبھی کسی ایک پاور کا ساتھ دیا یا ہمیشہ نیوٹرل رہے ہیں وہ لوگ, افغانستان جو ہے؟ افغان حکمرانوں نے جن کے میں نے نام لیے ہیں 1803 سے 1907 تک جو رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے اندرونی جو سٹیبلٹی ہے افغانستان کے, کیونکہ افغانستان بیسیکلی ایک قبائلی معاشرہ ہے, ٹرائبل بیس سوسائٹی ہے, تو وہاں پہ یعنی ان لوگوں کا بھی ایک وہ تھا, کوشش تھی انگریزوں کی بھی اور دوسرے جو پارٹنر تھے رشین, کہ اس میں ڈسٹیبلٹی رہے. تو بعض یعنی حکمرانوں نے اس بات پر کمپرومائز کیا ہے, فار ایگزامپل گندمک معاہدے میں, کہ وہ رشینز کو انہوں نے, انگریزوں کو انہوں نے فارن پالیسی یعنی ان کا وہ اختیار دیا تھا, تو وہ اپنے اندرونی, اس کے بدلے وہ اپنے اندرونی اس کو کنٹرول کر لیتے کہ اس کو کنسولیڈیٹ کر لے ان کی ہیلپ سے, یا رشین امپائر کی وجہ سے اور یا برٹش امپائر. تو یہ ان سے انسینٹیو لے کے کہ اپنے اندرونی محاذ پر اپنے آپ کے, لیکن افغانوں میں حریت کا جذبہ میں نے دیکھا ہے, وہ یعنی دونوں پاورز کے ساتھ لڑے بھی ہیں, ڈپلومیسی بھی کی ہے, اور اپنے سروائیول کو آج بھی افغانستان جو ہے دنیا کے نقشے پر موجود ہے. تو سر یہ چائنا جو تھا اس وقت, چائنا تو ایک ڈائریکٹ پلیئر نہیں تھا نا, لیکن اگر دیکھا جائے تو تبت اور شین جیانگ اور سینٹرل ایشیا کے حوالے سے ان پر کیا اسٹریٹجک پریشر آیا ہے؟ بیسیکلی چائنا کا جو یعنی گریٹ گیم کا جو اثر ہے, امپیکٹ ہے چائنا پہ. جی
चाइना में उस वक्त क्वेंग डिनेस्टी जो है वो हुकूमत में थी, ठीक है। तो उसमें जो यानी बुनियादी इम्पैक्ट पड़ा था, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस चाइना पर पड़ा था, उसमें भी ये दो जो की प्लेयर्स थे, बरतानिया और रूस, उन्होंने यानी पामीर बाउंड्री कमीशन के बाद कुछ इंसेंटिव्स लिए। यानी इन मुआहदों को, मैं आपको मुआहदा जो एक ट्रीटी ऑफ कुलजा कहते हैं, जो चीन और रशिया के दरमियान जो है वो हो गई थी, तो उसका असर ये पड़ा कि सिंकियांग जो उनका सूबा है उसमें फॉरेन ट्रेड जो है शुरू हो गया। यानी जिस तरह अंग्रेज बरसगीर पाक वहन में इंटर हो गए या पुर्तगेज हुए थे, तो इस तरह चाइना में भी फॉरेन जो इन्फ्लुएंस था वो शुरू हो गया। अच्छा। फिर ट्रीटी ऑफ आइगोन जो है वो 1858 में जो है यानी उन्होंने वो की, ये भी चाइना और रशिया जो है उनके दरमियान साइन हुआ था। तो इसमें रशिया ने जो है जो अमूदरिया के उस तक यानी वो उनकी बाउंड्री थी, तो वो डिमार्केट हुई थी चाइनीज और इनके दरमियान। फिर एक और मुआहदा जो कन्वेंशन ऑफ पीकिंग कहते हैं, जो 1860 में इन्होंने साइन किया चाइना और रशिया ने, तो इसमें एक फर्दर ओपनिंग हुई जो चाइना में फॉरेन ट्रेड की। इसमें रशियन, उसमें यानी मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं फॉरेन, वो हो गए। लेकिन मैं आपको एक अहम बात जो बताना चाहता हूं कि ग्रेट गेम का जो इम्पैक्ट चाइना के सिस्टम पर, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम पर, उनकी ट्रेडिशंस पर, उनकी पॉलिटिक्स पर जो पड़ी, और ये फॉरेन इंटरवेंशन या फॉरेन इन्फ्लुएंस के खिलाफ जो है एक मूवमेंट, एक तहरीक जो है वजूद में आई, जिसको हम बॉक्सर मूवमेंट या बॉक्सर रिबेलियन मूवमेंट कहते हैं। अच्छा। एक बगावत किसी पैदा होगी कैफियत, और वो 1899 से लेकर 1901 तक के एरा में ये स्प्रेड हो गई पूरी चाइना में। तो उसमें ये थी कि जो एंटी फॉरेनर एक सेंटिमेंट जो है लोगों में बेदार हो गया कि भाई ये लोग तो आते हैं, हमें दबाते भी हैं, हमसे मुआहदे भी करवाते हैं, और अपनी मर्जी और मनमानी जो है हमसे मनवाते हैं। तो लोगों में यानी एक तो यूरोप की मजहब थी क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ और प्लस फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ। तो यहाँ पे एक सवाल आता है डॉक्टर साहब कि ये जो आज का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जी, ये क्या ग्रेट गेम का हिस्सा है जो आजकल चाइना और वेस्ट के दरमियान चल रहा है? फैसल भाई, इस तरह है कि मेरी जो एनालिसिस है इसके हवाले से, चाइना में बेसिकली ओपियम वार्स भी तकरीबन 2-3 चले हैं। अच्छा। और उन ओपियम वार्स की बदौलत भी फॉरेन कंट्रीज ने, अभी ताइवान का जो इशू है ब्रिटिश शर्ज और इनके दरमियान, तो मैं थोड़ा सा टच करूंगा। ये रिबिलियन मूवमेंट में 8 ममालिक थे, 8 ममालिक की कोएलिशन थी। उसमें अमेरिका, उसमें ऑस्ट्रिया, उसमें ब्रिटिशर्स थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया थी, उसमें रशियंस थे। तो उनके डिप्लोमेट्स को जो है तकरीबन इस 1 साल 2 साल की जो बगावती मूवमेंट थी, तो उनको मारे गए काफी तादाद में। फिर एक कोएलिशन बनी इन बॉक्सर मूवमेंट के खिलाफ 8 मुल्की, और उसमें जो है फिर उन्होंने ये उसको दबाई, 8 को मूवमेंट जो यानी कोएलिशन थी, उस तहरीक को दबा लिया। आपने जो बात की कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, असल में वहाँ पे 1949 में जो इनकलाब हुई चेयरमैन माओ की, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने एक सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा किया, और वो सोशलिस्ट इनकलाब बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट जो थी, जो पूरी दुनिया में अक्टूबर इनकलाब के बाद जो 1917 में यानी रूस में हुआ था, जो बाद में सोवियत यूनियन में तब्दील हो गया। तो ये एक कंटिन्यूस मूवमेंट थी कि वो पूरे दुनिया में सोशलिस्ट निज़ाम लाएंगे और वो साम्राज्य के खिलाफ या पूरे
वर्ल्ड इम्पीरियलिज्म के खिलाफ जो है एक वो जदोजहद जारी रखेंगे। चूँकि वहाँ पे एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आई चाइना में, तो उसकी बदौलत उन्होंने यानी इनिशियली उनको बहुत बड़े मसाइल थे, हेल्थ के मसाइल थे, एजुकेशन की मसाइल थे, माशी खाने के मसाइल थे, खाने की मसाइल थी, गुर्बत थी। लेकिन चाइनीज मॉडल जो है आज दुनिया में खासकर एक सुपर पावर की वो उभर रही है और बिल्कुल सख्त तरीन इंसान पाए जाते हैं। बिल्कुल। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है तो ये स्पेसिफिक हमारे बलूचिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे दुनिया में जो कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी है, तो ये अभी जो करंट जो प्रेसिडेंट है चाइना का, उसका विजन है। और कम्युनिस्ट पार्टी एक उनकी जो थिंक टैंक है, तो वो चाहते हैं कि भाई आप पूरे दुनिया में एक कनेक्टिविटी और सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल रिवॉल्यूशन या जो है यानी एक ऐसा चेंज जो दुनिया से गुर्बत जो है खत्म करे, क्योंकि कम्युनिस्टों की अब भी एक आइडियोलॉजी होती है, एक नजरिया होता है। तो उसके जो है उस कंटेक्स्ट में जो है बीआरआई उन्होंने वो कम मार्जिन पे फोकस रख के ज़रा मैस प्रोडक्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो ब्रिटिश और रशियन इन्फ्लुएंस ने अफगानिस्तान ट्राइबल स्ट्रक्चर और गवर्नेंस के मॉडल को कैसे म्यूटेट किया? असल में इस तरह है कि अफगानिस्तान में बेसिकली तकरीबन 65 to 70% पख्तून हैं, यानी जो आबादी है इनकी जी। इसके अलावा ये 30-35% उसमें ताजिक भी है, उज़्बक भी है, हज़ारा भी हैं, मुख्तलिफ वो हैं उनकी जो एथनिक कंपोजिशन है। उसमें बेसिकली ये जो तारीखी अक़वाम वहाँ पे रहते हैं, पख्तून फॉर एग्जांपल उनकी अपनी एक कोड ऑफ लाइफ है जिसको हम पख्तूनवली कहते हैं। बिल्कुल ऐसे। और उसमें खासकर जरगा जो है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है रिवायती, जिसमें इवन मर्डर जो कत्ल के जो है फैसले 2-3 दिन जस्टिस सिस्टम है ना वहाँ का, जो बड़ा ऑथेंटिक समझा जाता है। जी जी। तो मेरे ख्याल में यूरोप में जो डेमोक्रेसी की जो कंसेप्ट गई है, तो ये अफगानिस्तान की ये जरगा की जो कंसेप्ट है यहाँ से गई है। जिस तरह हमारे पंजाब में फॉर एग्जांपल भी पंचायत सिस्टम है, तो ये असल में हमारी जो तारीखी इंस्टीट्यूशंस हैं पंचायत के या जरगा के या सिंध में जो है या बलूचिस्तान में, तो हमने इन चीजों को अंडरमाइन किया है। हालांकि ये तारीखी तौर पर जो है बड़े हिस्टोरिकल, बिल्कुल अभी भी इसको पाकिस्तान के अलावा भी काफी जगहों पे अप्रिशिएट किया जाता है कि इसमें आप कह सकते हैं कि तेज तरीन और बल्कि इंसाफ की फराहमी जो यकीनी बनाया बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो कोर्ट्स तक नहीं जा सकते या कुछ कर सकते, बिल्कुल तो जिरगा पे बिलीव रखते हैं और बहुत एक इजी जो है बगैर वकलात के या बगैर हर बंदे के एक्सेस होता है और जरगा मशरान। लेकिन इसके अफगानिस्तान में जो है ये है कि वहाँ पे जो जागीरदारी निज़ाम था, वहाँ पे 78 में जो है नूर मोहम्मद तरकई जो है उनकी पार्टी थी अफगानिस्तान में, एक इनकलाबी पार्टी। उन्होंने एक इनकलाबी पार्टी तश्कील दे के सदर दाऊद के खिलाफ एक कौमी जमहूरी इनकलाब के खिलाफ उन्होंने आवाज बर्पा कर दी। तो ये है कि मैं असल में ये चीज़ें इसलिए कि हमारे एकेडमिक करिकुलम में हमें एक यूनिलेटरल प्रोपेगेंडे के तौर पर जो है हमें पढ़ाया जाता है कि भाई ये कोई यहाँ पे जिहाद हुई है और ये जो अफगानिस्तान में खासकर ये चीज़ें ठीक है। असल में ये वो बड़े कुव्वतों की जो जंग थी जो 19 और 20 सेंचुरी से जारी थी, तो उन कुव्वतों के दरमियान जो है वो जंग जारी रही। लेकिन 78 में इस रीजन में 2 चेंजेस आए। अच्छा। एक चेंज अफगानिस्तान का इनकलाब और दूसरा ईरान का इनकलाब। तो अभी ईरान में जो इनकलाब आया तो उसका नवीयत भी साम्राज्य दुश्मन था और अफगानिस्तान में भी जो साम्राज्य दुश्मन एक कैरेक्टर रखता था। तो इसमें फिर जो यहाँ पे एक सोवियत यूनियन और अमेरिका जो है मेन स्टेक होल्डर रहे हैं, उनके जो एलायंस थी उनकी नजरियाती साथी थे, तो उनके दरमियान एक वो एनकाउंटर हुआ है। और जो मेरे ख्याल में जिससे दुनिया में बल्कि पूरे दुनिया में मैं कहूँगा कि जो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती जो है ये
इसका पैदावार है जो 78 में जो आप डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी का बीज बोया गया है वो जी। इसी ग्रेट गेम का हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जियोग्राफिकल, ये मौजूदा खासकर जो सीपेक है उसमें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ब्रिटिश लेगेसी से पहले अगर हम एनालिसिस करें, यानी वो 190 ईयर्स रहे हैं यहाँ पे, तकरीबन उससे 200 साल पहले ये ट्रेडिशनल जो सिल्क रूट था, ये हमारे पेशावर से ये सेंटर हब था इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का। यहाँ के सफानी बाजार का नाम सुना होगा। जी जी, यहाँ सफारी पे बाजार का, सेंट्रल बिल्कुल। एशियन के जो ट्रेडर्स थे वो आते थे, यहाँ पे लोग जमा हो जाते थे, किस्से सुनाया करते क्या थे, वहाँ पे कहवा हुए? पीते थे। हाँ। और यहाँ से लोग जाके अभी भी उज्बेकिस्तान में जो सराय हैं जहाँ पे हमारे ये ट्रेडर जाकर आराम करते थे। अभी तो ये अलिफ तो- पहलवी दास्तान ही लग रही है। एग्जैक्टली, तो ये आपकी जो बात की, ये बिल्कुल ग्रेट गेम की जो है उन्होंने इसका उसकी बीज जो बोया, कबाइल, instability का। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, ये जितनी भी दहशतगर्दी है अफगानिस्तान में, मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस कौम के साथ एक जरगा का एक सिस्टम हो जो यानी तकरीबन 5-6 हजार साल पुरानी हो, और यानी मसाइल के हल का एक तरीक़ाकार भी मौजूद हो, तो वहां दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती कैसे फैल सकती है? तो ये एक जस्टिफिकेशन है कि ये एक बिग पावर्स के नतीजे में ये आई है, और उससे न सिर्फ अभी अफगानिस्तान मुतासर हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है। इस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं, ईरान है, बिल्कुल बिल्कुल, सारे सब जो है वो मुतासर हो रहे हैं, बल्कि यूरोप और अमेरिका भी मुतासर हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये रशिया और चाइना के कॉन्टेम्पररी रिलेशंस को देखते हुए क्या द ग्रेट गेम का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अब भी रेलिवेंट है? सॉरी, रशिया और चाइना के कॉन्टेम्पररी रिलेशंस को देखते हुए क्या द ग्रेट गेम का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अब भी रेलिवेंट है? बिल्कुल रिलेवेंट है। मेरे ख्याल में ये तकरीबन 200 साल या 2 सदियां मुश्किल से, हैं, बिल्कुल तो ऐसे। ये तो आप यकीन कर लें कि हिस्ट्री में तो 2 सदियां ये तो कुछ भी नहीं है, पलक झपकने की बात है, ऐसे ही है। पलक झपकने की बात है। और अब भी ये ग्रेट गेम जो है, ये जरूर ये बात मैं कह सकता हूं कि डायनामिक्स और स्टेक होल्डर बदले हैं, लेकिन पिच वही है, प्लेयर्स बदले, और प्लेयर जो है, प्लेयर्स में अच्छा, तब्दीली है। बज़ाहिर ही बदले, अपेरेंटली आप देखें तो बदले, बेसिकली तो वही प्लेयर्स हैं डॉक्टर साहब। नहीं, मेरा मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स जो हैं, जी जी, वो इनिशियल ग्रेट गेम के फर्स्ट फेज में जो है, जो यानी वहां पे 1813 से लेकर 1907 तक फर्स्ट फेज में ब्रिटिशर्स और रशियंस की प्लेयर थे। लेकिन सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन के बाद जो है, अंग्रेजों की स्टेक होल्डर की पोजीशन वीक हो गई है और उसको रिप्लेस किया है जनूबी एशिया में अमेरिकन ने। तो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद जो है 2 सुपर पावर्स थे, एक सोवियत यूनियन और दूसरा जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो डॉक्टर साहब, इसका अगर आज के अफगानिस्तान और चाइना के हवाले से कोई नियो ग्रेट गेम चल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है और क्यों? उसमें असल में जिस तरह मैंने अर्ज किया कि स्टेक होल्डर्स बदलते जा रहे हैं। चाइना की वो की अगर पोजीशन देखें, अगर आज अफगानिस्तान और चाइना की बात की जाए, आज अगर हम देखें जी जी, तो जनूबी एशिया में चाइना जो है एक इमर्जिंग सुपर पावर है, एक इमर्जिंग जो है इकोनॉमिकल पावर है, एक इमर्जिंग जो है पॉलिटिकल पावर है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जिस तरह हमारे पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है या सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जी, असल में इनकी आप अगर देखें तो 1949 जो है, यानी पाकिस्तान से 2 साल बाद जो है, यानी चाइना की वो रेवोल्यूशन हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन आज अगर दुनिया में हम देखते हैं तो अमेरिकन जैसे सुपर जो पावर है, उनके आंखों में आंखें डालकर जो है उनके साथ बात करता है। तो ये इनकी एक इंडिजिनियस एफर्ट्स हैं और एक इंटरेस्टिंग मॉडल है, हमें उससे सीखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि द ग्रेट गेम का पाकिस्तान की सियासत, कल्चर, तालीमी निज़ाम, जियोग्राफी
اور معیشت پر کیا اثر پڑا ہے اور ابھی تک پڑ رہا ہے؟ میں اس میں ایک اہم بات جو میں آپ کے ساتھ فیصل صاحب اور آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بنیادی طور پر سب کنٹیننٹ کی جو ڈیویژن ہوئی ہے تو یہ بھی ایک گریٹ گیم کے نتیجے میں ہوئی ہے. دو سپر پاور سے، اور وہاں پہ یورپ میں 1939 سے لے کر 1945 تک سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ چل جاتی ہے. یہاں سب کنٹیننٹ میں جو مین ایک اسٹرانگ اسٹیک ہولڈر ہے برٹشرز، وہ اپنا گرپ جو ہے وہ لوز کرتے ہیں اور ان کو امریکن جو ہے ایز اے سپر پاور ریپلیس کرتے ہیں. تو یہ گریٹ گیم جو یہ تھما نہیں ہے، یعنی 1947 سے ان کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، خواہ وہ ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہوں، خواہ ہم سائنس ٹیکنالوجی کی بات کر لیں، خواہ ہماری تعلیمی نظام آپ دیکھیں. تعلیمی نظام جو ہے ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ اپنے بچوں کو جو ہے ایک مستقبل کی راہ دکھا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کے تھرو اپنے نئے نسل کو اس ڈائریکشن پر نہیں لگا سکے جو آج کے چیلنجز کا مقابلہ کر لے. اس کے اثرات جو ہم اگر دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 5 مارشل لائیں لگی ہیں، تو یہ 5 مارشل ہندوستان میں 1 مارشل بھی نہیں لگی ہے. ایک اس کی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے ان پر بھی یعنی کافی اثرات پڑے ہیں یعنی اس کی. لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جہاں یہاں پہ ایک چھوٹا ملک تھا، یہ بالکل ہمیں چیلنجز اس حساب سے بہت زیادہ تھے. ہماری یعنی یہاں پہ نائبر ہوڈ میں ایک سوویت یونین کو چھوڑ کر امریکہ جانا، کیا یہ ایک وائز ڈیسیشن تھا؟ بالکل. ہندوستان کو دیکھے انہوں نے دونوں سپر پاورز کے ساتھ ایک ساتھ یعنی ایک غیر جانبدار تعلق رکھ کے ہندوستان آج کہاں پہ کڑا ہے، اور ہم اس دوڑ میں تھوڑے سے پیچھے رہ گئے ہیں. تو ایک اور جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا، پاکستان میں جو گریٹ گیم اور خاص کر جو افغانستان میں جو انقلاب ہوا تھا 1978 میں، انقلابی سور بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے بعد پاکستانی سوسائٹی میں جو ایک پروپیگنڈے کے ذریعے جو یعنی ہماری نئی نسل جو ہے بڑھ گئی ہے، یعنی اس کی ترویج، یعنی 78 سے پہلے جو والا پاکستان تھا وہ ایک لبرل اور ایک ترقی پسند پاکستان تھا. لیکن اس کے بعد مغرب کے یا ان کے جو تصوراتی انٹرسٹ ہیں، تو یہاں پہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے تو ہمارے نوجوان نسل کو انہوں نے یعنی فنڈامنٹلزم کی طرف دھکیلا ہے، بنیاد پرستی کی طرف دھکیلا ہے، اور دہشت گردی کی طرف دھکیلا ہے. یعنی یہ مین چیلنجز ہیں جو بگ پاور ان کی طرف سے دیے گئے تحفے ہیں. یہ تحفے ہیں یہ اصل میں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس سے جو اور امپیکٹ ہماری سوسائٹی پر پڑا ہے، فرسٹ جو ان کی یعنی افغان وار کے درمیان کلاشنکوف کلچر ہمیں دیے. آپ پاکستان میں دیکھیں ہر جگہ اسلحہ، ہیروئن کلچر جو ہیروئن چی ہم نے وہ کیا ہیں. اس کے بعد 9/11 کے بعد یہاں پہ آئس جو ہے آپ دیکھیں، ہمارے یونیورسٹیوں میں ہمارے کالجوں میں ہمارے بچے جو ہیں وہ آئس پیتے ہیں، ایکسٹیسی پلز اور پتہ نہیں کیا کیا یہ تو یہ اصل میں اس پلیٹ فارم سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو بگ پاورز ہیں، جو امریکنز ہیں، جو یورپ ہے، ٹھیک ہے اپنے تصویراتی آپ کے جتنے بھی پلان ہیں، لیکن ان کی امپیکٹ اگر ہماری سوسائٹی پہ پلتی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ what goes round comes round as well. جی. تو اگر انہوں نے یہ بیج یہاں پہ بویا ہے نا، تو آج یہیں سے کاشتکاری ہو کے نا تو انہی کے ممالک میں جا کے انہی کی نسل بھی جو ہے نا اس سے مستفید ہو رہی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا متاثر ہو رہی ہے. لیکن ظاہر ہے مقافات کی چکی بھی جو ہے نا وہ پیستی ہے اور باریک پیستی ہے. میں ایک بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ورلڈ از اے گلوبل ولیج.
एग्जैक्ट अभी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, यानी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखे, यानी दुनिया जो है वो सुकड़ गई है बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी या हमारे आप लोगों ने जो तोहफे दिए हैं तो उसे दूसरी ममालिक जो सर है हवा यहाँ चलेगी तो लहरें वहां भी तो जाएगी ना। बिल्कुल, ये इट इज अ ग्लोबल जी विलेज। जी तो अगर आप एक मुल्क को तबाह करने की अपनी तज़वीराती इंटरेस्ट के लिए कुछ बीज बो देते हैं तो ये नहीं है कि आप बच सकेंगे, बिल्कुल नहीं बच सकेंगे। ये एक हकीकत है, अटल हकीकत है, एक नेचुरल लॉ है कि आप अगर पश्तो में एक हो एक आप 100 वो घर जो है तबाह करें तो अपना एक घर जो है आप तामीर नहीं कर सकेंगे। तो ये चीजें जो है मेरे ख्याल में एक ऐसा नहीं है कि आप तज़वीराती पार्टनर हम रहे हैं आपके, फॉर एग्जांपल अफगान जंग में, तो फिर हमारे जो यानी जनेवा एकॉर्ड में जब आप रूस और अमेरिका बैठ रहे थे तो आपने तो हमारे मसाइल को एड्रेस भी नहीं किया है, यानी हमें घास भी नहीं डाला है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात है कि यहाँ पे आपके अगर इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल हमें पाकिस्तान की वो तारीफ भी करते थे और बड़े वो, लेकिन जब आप अपने मसाइल जो बिग पावर बैठ गए तो फिर जो है पाकिस्तान का कोई वो उसमें नहीं वेकत रहा और ना। तो ये चीजें असल में ग्रेट गेम की जो असरात हैं पाकिस्तान के सियासत पर, उसकी जो यानी कल्चर में कहूंगा, यकीन कर रहे पाकिस्तान इज ए वेरी रिच कल्चर कंट्री। इसमें मैंने अर्ज किया था पहले भी कि यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन जो दुनिया का कदीम तरीन सिविलाइजेशन है, जो मेसोपोटामिया जो मौजूदा इराक उससे भी यानी मोहनजोदारो देखे आप, हड़प्पा देखे, टेक्सला देखे आप, यहाँ पे तखबाई में जो कंडरात देखे, यहाँ पर गंधहारा उसका कल्चर का वो क्रेडल रहा है, यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट आया है, यहाँ पे यानी काफी ये एक मल्टीकल्चरल सवाल है। अगर हम देखें तो सिर्फ अगर हम इस रिलीजियस टूरिज्म पे अगर काम हमारा मुल्क में शुरू हो जाए ना, अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ले ले तो हमें शायद कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे इतने स्याह हैं, लेकिन ये आपकी जो सजेशन है मेरे ख्याल में ये हमारे फेडरल टूरिज्म जो है उनको भी सीरियस लेनी चाहिए। आप अगर लोग इजिप्ट में जाते हैं फिरौन की जो मुजस्सिमों को देखने, तो यहाँ मोहनजोदारो में भी आ सकते हैं, हड़प्पा में, टेक्सला में, आपके टेक्सला में आ सकते हैं, आपकी तखबाए में आ सकते हैं, आपकी स्वाद जो है इट्स अ क्रेडल। देखिए गंधहारा में कुछ अर्सा पहले तक जो जापानीज आया करते थे या चाइनीज आया करते थे वो हजारों में होते थे, आजकल वो चंद लोग आते हैं। इसमें इवन महमूद गजनवी की इरा की आप वो दिखा सकते हैं, वो अफगानिस्तान से आए थे और यहाँ पे इस्लाम जो है उसने फैलाया है, तो आप अरब टूरिस्ट को भी ये वो कर सकते हैं। बिल्कुल, अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो जंग हुई है वो भी यहीं पे हुई है, ग्रीक्स को सब चीजें हमारे पास है। कैलाश की जो डिसेंडेंट है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, तो ये इनको आगे लोगों ने तो हमने सुना है कि उसकी आर्मी का हिस्सा भी रह चुके हैं। एग्जैक्टली, तो ये रिलीजियस टूरिज्म जो है मेरे ख्याल में, अगर ये थाईलैंड को आप देखें, थाईलैंड में जो है यानी उनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो रिलीजियस टूरिज्म पर, तो उससे यकीन कर लें कि साउथ कोरिया में जो बुद्धिज्म है तो यहाँ पे सवाबी खैबर पुख्तनख्वा से लोग गए हैं और उनको फैलाए, यानी वो बुद्धिस्ट। बदकिस्मती से डॉक्टर साहब हम सीखते नहीं है कभी भी, अच्छी बात तो हम नहीं सीखते। हाँ, नेगेटिव बहुत सारी चीजें हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं सब लोगों से, बाकी मुल्कों से, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते। डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम में इजाजत चाहेंगे और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम जो अमेरिका की और चाइना की टैरिफ वॉर चल रही है तो इस पर बात करेंगे। नाज़रीन अपने कीमती आरा से मैं कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। एक आपकी इजाजत से अगर वो कर लूं, वजाहत कर लूं और फिर आप वाइंड कर लें। इसमें मैं अभी तारीख की इस मरहले में हमारे जितने भी अक़वाम पाकिस्तान में हैं या बरसगीर के पुराने साबिक़ा बरसगीर में हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में हैं, हम अभी यानी पक्के मुसलमान हैं, अकीदतन हम पक्के मुसलमान हैं और प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे, यानी अमली तौर पर, सिर्फ जबान की बात नहीं है। लेकिन जो इससे पहले के मज़ाहिब रह चुके हैं, यानी ज़ोरोआस्ट्रियंस रहे हैं, यहाँ पे बुद्धिज़्म रही है, यहाँ पे हिंदुइज़्म रही है, यहाँ पे काफ़ी लोग, तो इस रिलीजियस टूरिज्म
کو इसको मैनेज करने की जरूरत है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कीमती डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेहरबानी वक्त दिया। और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम अमेरिका और यूएसए की टैरिफ वॉर के हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, आपने क्रिटिकल आई के आज के एपिसोड के हवाले से ज़रूर अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।